मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और मैं आपसे आज बात करूंगा कर्नाटक युद्धों के ऊपर। वो कर्नाटक युद्ध जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के लिए कहीं ना कहीं दोनों के लिए निर्णायक साबित हुए, और भारत के संदर्भ में इन युद्धों का क्या महत्व है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और मैं आपको लिए चलता हूं वहीं पर आपके चहेते प्लेटफॉर्म या पढ़ाई की पंचायत पर। मैं यही बात करूंगा आपसे, और मैं चैप्टर 2 पर बात कर रहा हूं आपसे। ये पढ़ाई की पंचायत का हमारा दूसरा चैप्टर है। कल मैंने आपसे पिछले रोज में एक वीडियो पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं आपके यूरोपियों के आगमन पर। वो मेरा पहला वीडियो था आधुनिक भारत के इतिहास का। आज मैं चर्चा कर रहा हूं इसी पढ़ाई की पंचायत के सेकंड चैप्टर पर। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक के युद्धों पर। मैं बात करूंगा आपसे कर्नाटक के उन युद्धों पर। जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे। मैं जितनी बातें आपको लिखाने जा रहा हूं वो सब आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से निर्णायक साबित होने वाली है। मैं इस पर चर्चा चालू करूं उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं बताऊंगा आपको कर्नाटक युद्ध कैसे निर्णायक साबित हुए, आखिर ये कर्नाटक युद्ध क्या है और आखिर ये कर्नाटक युद्ध क्यों हुए। तो पहले सबसे पहले मैं चर्चा जारी करूं आपसे, मैं ये बताऊंगा आपको कि आखिर इन्हें कर्नाटक युद्ध क्यों कहा जाता है और कर्नाटक युद्ध के तौर पर ये क्यों जाने जाते हैं। कर्नाटक ही नाम क्यों पड़ा, इसका नाम मद्रास क्यों नहीं पड़ा, इसका नाम हैदराबाद क्यों नहीं पड़ा, इसका नाम बंबई क्यों नहीं पड़ा या कलकत्ता क्यों नहीं पड़ा, हम इनको कर्नाटक युद्ध ही क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। मैं फिर कहूंगा नोटबुक और अपना पेन लेके बैठेंगे ताकि सारी बातों को नोट डाउन कर सकें। पहले मैं बताऊंगा आपको जो अंग्रेजों, ये तीनों युद्ध जो हुए इनके मध्य में, ये अंग्रेजों, यहां लिखेंगे पहले आपको, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ये एक शत्रुता है आपस में। फ्रांसीसियों की ये आपस में शत्रुता, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों यूरोपीय शक्तियां हैं। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा आपको, ये दोनों ही यूरोप की महाशक्तियां हैं। दोनों ही यूरोप की क्या है, ये महाशक्तियां हैं। बिल्कुल आप लोग इस पर ध्यान रखेंगे। ये यूरोप के अंदर इतनी पावरफुल थी, और ये कैसी शक्तियां हैं, ये साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, ये औपनिवेशिक शक्तियां हैं। ये नए नए उपनिवेशों का निर्माण कर रही थी और अपनी स्थापना के क्रम में अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंतिम रूप देने के लिए कहीं ना कहीं दोनों ही कंपनियां अपने लिए ऐसे स्थान खोज रही थी जहां कहीं ना कहीं आपस में संघर्ष हो, कहीं ना कहीं आपस में फूट हो। ये ऐसी जगह तलाश रही थी। इन्हें वो जगह कहां मिली, भारत में। मैं बताऊंगा आपको कि आखिर ये दोनों जो महाशक्तियां, मैं जो चर्चा कर रहा हूं आपको, ये दोनों महाशक्तियां कैसे संघर्षरत हैं। तो बता, यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 17वीं, ये आपके काम के बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में, ये रहा 18वीं शताब्दी में इन दोनों के मध्य जो संघर्ष हुआ है वो संघर्ष बहुत बड़ा रहा है, लंबे समय तक रहा है। और इस संघर्ष को हमारे यहां पर कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मैंने अभी जैसा कहा, इसको हम कर्नाटक युद्ध ही क्यों कहते हैं आपके, क्योंकि इस युद्ध के जो केंद्र में यहां कहूंगा, इस घटनाक्रम के केंद्र में जो मूल क्षेत्र था वो और कोई नहीं बल्कि वो कर्नाटक ही था। ये कर्नाटक इसके मूल केंद्र में था, इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है आपके। और मैं यही आपको एक बात बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए, ये 3 कर्नाटक यहाँ पे 1746 यहां से लेकर के और ये 1763 के मध्य लड़े गए। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण और काम की बात है आपके। ये तीनों युद्ध यहां लड़े गए आपके, इनको आप नोट डाउन करेंगे। 1746 से 1763 तक ये 3 युद्ध क्रम से अलग अलग साल में लड़े गए। मैं बताऊंगा आपको कि सप्तवर्षीय युद्ध क्या है और सप्तवर्षीय युद्ध कौन से घटनाक्रम कहा जाता है। आप तब तक सर्च करते रहिए सप्तवर्षीय युद्ध कैसे कहा जाता है। आप सर्च करते रहिए कि अंबुर का युद्ध कब हुआ है, आप सर्च करते रहिए सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ, और आप सर्च करते रहिए अंबुर का युद्ध किस वर्ष हुआ। तेजी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अंबुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, और तेजी से अपना उत्तर दीजिए मुझे, ताकि मैं आगे इसी चैप्टर में आपको, जो चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूं, मैं आगे बता सकूं इस बात को। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि कर्नाटक युद्ध को मैं बहुत ही सदैव अंदाज में आपको एक बहुत सरल और सटीक भाषा में बताने वाला हूं। मैं बताऊंगा आपको ये कर्नाटक युद्ध का ये तीनों कर्नाटक युद्ध, यदि यहां पर ये तीनों जो कर्नाटक वॉर हैं
अगर ये 1740 से 1746 से 1763 के मध्य लड़े गए, तो आखिर क्या ऐसी बात थी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में एक दूसरे के प्रति यहां द्वेष रखते थे, संघर्ष रखते, वो क्या कारण था? तो मैं आपको वहीं से शुरुआत करूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि ये अंग्रेज और फ्रांसीसी, यहां अंग्रेज, यहां बात करूंगा आपसे, और जो फ्रांसीसी हैं यहां पर, इन दोनों के बारे में, इन दोनों के मध्य जो आपसी संघर्ष है या जो शत्रुता है, मैंने अभी बताया आपके ये संघर्ष 17वीं, मैं पुनः बता रहा हूं, और 18वीं शताब्दी के दौरान एक बहुत बड़ी गाथा लेकर आया, और इसी में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हो गया और दूसरी ओर अंग्रेजों के भाग्य का निर्णय हो गया। अंग्रेजों का जहां उत्थान हुआ तो वहीं फ्रांसीसियों का पतन हुआ। मैं इसको बहुत क्रम में बता रहा हूं आपको दोनों के लिए, यानी कि दोनों के लिए मैंने आपको दो बातें तय की हैं। जहां अंग्रेजों का उत्थान हुआ है, क्या हुआ है? उत्थान हुआ है। और जहां फ्रांसीसियों का पतन हुआ है, क्या हुआ है? पतन हुआ है। पतन माने अवसान हुआ है, यानी डिक्लाइन हुआ है। यानी दोनों के भाग्य का निर्णय किससे हुआ है? इन्हीं कर्नाटक युद्धों से हुआ है। अंग्रेजों का उत्थान हुआ है और इनका पतन हुआ है, अर्थात डिक्लाइन हुआ है। तो एक का ओरिजिन और एक का डिक्लाइन, कैसे डेवलपमेंट हुआ है, इन दोनों पर मैं चर्चा करूंगा। आप लोग क्रम से इन बातों को लिखते जाएंगे, मैं बताऊंगा दोनों के मध्य आखिर ये संघर्ष क्यों है। तो उसका एक ही कारण है, व्यापार को लेकर संघर्ष हो रहा है। यहां बताएंगे आपको कि दोनों के मध्य जो शत्रुता का मूल कारण है, यहां से स्टार्ट करेंगे। शत्रुता का जो मूल कारण है वो है व्यापार को लेकर। काय को लेकर? व्यापार को लेकर ये संघर्ष आरंभ हुआ है और दोनों ही व्यापारिक क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी श्रेष्ठता को। मैं बताऊंगा आपको इन दोनों के बारे में कि जो दोनों ही यहां पर हैं, आखिर ये दोनों क्या चाहते हैं, इन दोनों की मंशा क्या है। तो आप लोग यहीं पर बड़े सदैव अंदाज में कर लेंगे। इन दोनों का जो मूल ध्येय है वो क्या है? वो है व्यापार को बढ़ाना। क्या है? अपने अपने व्यापार को बढ़ाना। मैंने कहा इसको मैं बिल्कुल आपको सदैव अंदाज में आपको, और मैं इसको सटीक भाषा में सरल तरीके से बताऊंगा कि आखिर कर्नाटक युद्ध क्या है। तो पहले मैं इसकी बैकग्राउंड बता रहा हूं, तब कर्नाटक युद्ध पर आऊंगा कि आखिर ये चालू क्यों हुए। तो इनका दोनों के मध्य जो शत्रुता है, मैं यहां लिखूंगा आपको, दोनों के मध्य जो शत्रुता है, उस शत्रुता के बैकग्राउंड में क्या है? व्यापार को बढ़ाना। और दूसरा कारण है यहां पर अधिकाधिक लाभ कमाना। अधिकाधिक 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 ये रहा लाभ कमाना, इनका जो मूल प्रयोजन है। इन बातों को लेकर ये दोनों इस क्रम में अग्रसर हैं, यानी ये व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं अपने को, यहां पर दोनों ही शक्तियां, और दोनों ही अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती हैं। इस बात को लेकर दोनों के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। मैं बताऊंगा आपको कि संघर्ष जब चालू हुआ तो जो संघर्ष आरंभ हो रहा है, इस संघर्ष को लेकर दोनों व्यापारिक क्षेत्र में अपनी एकाधिकार, अपनी पावर को स्थापित करना चाहते हैं, अपनी मोनोपोली स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं, दोनों ने, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं, इन दोनों ने, जो बहुत बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन दोनों ने भारतीय राजनीति में, जो काम की बात है आपके, भारतीय राजनीति में, ये भारतीय राजनीति में आपकी भाषा में दखल देना या मैं कहूंगा हस्तक्षेप करना, यानी कि इंटरफियर करना, हस्तक्षेप करना, यहां पर प्रारंभ कर दिया, यहां से शुरू कर दिया आप कह सकते हैं। इन्होंने भारतीय राजनीति में दखल यूं ही नहीं दिया है। इनका जो मूल उद्देश्य है वो था इनका कहीं ना कहीं व्यापारिक क्षेत्र में एकाधिकार को स्थापित करना। इसी की परिणति क्या है? इसी की परिणति है भारत में 3 कर्नाटक युद्धों का होना। किसका होना? 3 कर्नाटक युद्धों का होना। किसकी परिणति है? भारत में व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करना। और इसकी जमीन इन्हें कहां मिली है? वो जमीन मिली है इनको कर्नाटक में, मैंने बता दिया है। वो जमीन इन्हें कर्नाटक में मिली और इस कर्नाटक में इन्हें क्रम से इन्होंने 3 युद्धों को, जो कि एक नियति बन गया, इन्हें भी नहीं पता थी कि संभवतः 3 युद्ध होंगे। आपको बताता हूं 3 कर्नाटक युद्ध कब कब हुए। पहले उनकी डेट लिख लेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में ईयर पूछी जाती है। तो आप बताएंगे जो पहला कर्नाटक वॉर है, यहां पर जो पहला कर्नाटक वॉर है यहां पर, वो 1746 से 48 के मध्य हुआ है पहला। और यही इसी क्रम में दूसरा कर्नाटक युद्ध यहां पर, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार इनकी डेट पूछता है, ईयर पूछता है। आपके बार बार, कल भी मैंने पुरानी क्लास पढ़ाई है यूरोपियों का आगमन, उसमें थोड़ी सी चर्चा करी है। आज मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूं क्योंकि कर्नाटक युद्धों से प्रश्नों का बनना
तय है। यहां बताएंगे ये 1749 से यहां पर ये 54 तक युद्ध हुआ है। ये काम की बात है आपके। और मैंने अभी जैसा कहा आप सर्च करते रहिए कि तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ है इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये तीसरा कर्नाटक युद्ध हमारे यहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये 1756 से यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है आपके यहाँ से, और ये 63 तक हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पर इसी युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध क्या कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। आप देख रहे हो 7 वर्ष हो गए यहाँ पर, इसी को तीसरे कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। कहीं ना कहीं ये युद्ध निर्णायक साबित हुआ आपके अंग्रेजों के लिए और फ्रांसीसियों के लिए पतन का। यहीं से दौर शुरू हुआ और फ्रांसीसी उबर नहीं पाए। अब मैं बताऊंगा आपको कि आखिर जो प्रथम युद्ध है, मैं यहीं से चर्चा करूंगा अपनी बात को, मैं अपनी बात यही रखूंगा। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, के माने मेरा है मतलब कर्नाटक से, प्रथम कर्नाटक युद्ध है यहाँ पर कब हो रहा है, 1700, मैं पुनः बता रहा हूं 46 से 48 के मध्य हुआ है। तो आपके माइंड में यह बात आएगी कि आखिर ये पहला कर्नाटक युद्ध है, तो आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है और इसको लेकर क्या मामला बनेगा, यहाँ पर कैसे युद्ध ये आगे बढ़ेगा। तो बताऊंगा आपको भारत में कहीं ना कहीं ये दोनों महाशक्तियां अगर भारत में युद्ध रहते हैं, तो मैंने कहा ये दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में भी फैली हुई थी, दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में संघर्षरत थी। अगर कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा यहाँ पर दुनिया में इनके जो उपनिवेश फैले हुए थे, दुनिया में इनके जो उपनिवेश फैले हुए हैं, जहां पर इनकी अपनी अपनी कॉलोनियां हैं, बस्तियां हैं, इनकी अपनी अपनी कारखाने हैं इनकी, अगर ये यूरोप में लड़ते हैं, अगर इनकी लड़ाई यूरोप में होती है, मैं बता रहा हूं यूरोप में होती है इनकी लड़ाई, आपके क्या होती है लड़ाई, अगर इनमें संघर्ष यूरोप में होता है तो वो संघर्ष कहीं ना कहीं आपके इनके उपनिवेशों में भी दिखाई देता है आपके। और जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, उस प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है ऑस्ट्रिया के लिए, ऑस्ट्रिया में ये उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। मैं ये वर्ड कहूंगा आपसे, या मैं कहूंगा आपसे यहां पर ऑस्ट्रिया के अधिकार के लिए लड़ा गया युद्ध, ऑस्ट्रिया के अधिकार के लिए लड़ा गया युद्ध। मैं ये बताऊंगा आपको, 2 घटना बताऊंगा यहां पर, या तो मैं कहूंगा ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। इस युद्ध के मूल में जो है वो ये है कि ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर यूरोप में क्षेत्र है ऑस्ट्रिया नाम का ये वाला, और इसी ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का दौर चला, ये दोनों ही कहीं ना कहीं अंग्रेज और फ्रांसीसी यहां पर अपनी कठपुतली लिखूंगा मैं आपके, पपेट को बिठाना चाहते हैं, कठपुतली शासक को बिठाना चाहते हैं, ताकि इनडायरेक्ट तरीके से ये ऑस्ट्रिया पर अपना एकाधिकार स्थापित कर सकें। तो ऑस्ट्रिया पर एकाधिकार को लेकर जो प्रथम कर्नाटक युद्ध आरंभ हुआ, मैं जो महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, तो इस क्रम में जो पहला युद्ध कब चालू हो रहा है, 46 से लेकर 48 तक आरंभ हो रहा है। जब इनमें वहां यूरोप में, यानी कि जब इनमें यूरोप में इस ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, कठपुतली को बिठाने को लेकर जब संघर्ष आरंभ हुआ, तो इस क्रम में इनका भारत में भी ये दोनों कंपनियां आपस में संघर्षरत उठी और यहां भी लड़ने लगी आपके। और इसकी शुरुआत उस समय हुई जब कहीं ना कहीं हमारे यहां पर जो डुप्ले नाम का व्यक्ति है, कौन है, जो डुप्ले नाम का व्यक्ति है, उस समय ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था ये व्यक्ति। और आप जानते होंगे, मैं थोड़ा सा डुप्ले के बारे में बताऊं उससे पहले मैं हल्का सा कुछ बात बताना चाहता हूं आपको। इस समय पर जो बड़ी बात थी यहां पर मैं साझा करूंगा आप लोगों से उस बात को जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जो फ्रांसीसी हैं, यहां पर बताऊंगा आपको, जो फ्रांसीसी हैं इनके अधिकार में क्या है इस समय, इनका जो मुख्यालय केंद्र था, इनका मुख्यालय, ये मैं कल भी बताया, मैंने आपको आज ही बता रहा हूं, इनका मुख्यालय कहां है, पौंडीचेरी में। कहां पर है इनका मुख्यालय, पौंडीचेरी में। इसको देख लेंगे आप लोग, यहां से पौंडीचेरी में इनका मुख्यालय। इस पौंडीचेरी के अलावा इनका जो और केंद्र है, और कहां पर जिनका क्षेत्र फैला, कार्यालय इनके, जो कार्यालय और कहां फैले हुए हैं इनके, तो मैं बताऊंगा इनके कार्यालय क्षेत्र कौन कौन थे। मछलीपट्टनम में फैले हुए हैं ये, मछलीपट्टनम में फैले हुए हैं ये। इसके अलावा माहे क्षेत्र है, वहां पर भी हैं ये, सूरत में भी हैं ये, और चंद्रनगर में भी हैं ये, चंद्रनगर में, और ये कहीं ना कहीं आपके
जिंजी क्षेत्र है, ये कर्नाटक में पड़ता था आपके, यहां भी है ये, यानी मुसलीपट्टनम, माहे, सूरत, चंद्रनगर और जिंजी में इनका क्षेत्र फैला हुआ था। लेकिन दूसरी ओर मैं बताऊंगा आपको कि जो अंग्रेज हैं, मैं यहां बताऊंगा आपको, मैं इनका डुप्ले के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा इनका फैलाव बता देता हूं। जो अंग्रेज हैं, जो अंग्रेजों का जो सेंटर था ऐसा मूल, वो मद्रास में था। मद्रास में इनका मूल केंद्र था। मद्रास का इनका जो मेन सेंटर था, जो मेन केंद्र था, वो मद्रास था इनका। और मैं बता चुका हूं आपके, मद्रास में कहीं ना कहीं इन्होंने, मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं आपसे, मद्रास में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज को, कौन सा, फोर्ट सेंट जॉर्ज को, इसको मैं बार बार जोड़ देकर बताता हूं, ये आपके एग्जाम बार बार क्वेश्चन आता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां है, तो इसकी स्थापना को लेकर क्वेश्चन आता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब हुई है, तो मैंने कल भी बताया, यूरोपीय आगमन के क्रम में 1640 में, 1640 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, आपके फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना हुई यहां पर, और यहीं पर इनका मूल केंद्र था। इसके अलावा अंग्रेजों के पास और क्या था, अंग्रेजों के पास इसके अलावा यहां पर इनके पास बंबई का क्षेत्र, मैंने कल बताया दहेज में मिला था इनको यहां पर, और दूसरा एक क्षेत्र इनका कलकत्ता वाला क्षेत्र भी था इनके पास, आपके बंगाल में, यहां पर भी इनकी तूती बोल रही थी। तो इतने क्षेत्रों पर, कुछ आपके सूरत में और मुसलीपट्टनम में भी व्यापार कर रहे थे। ऐसे इनका पार्ट बढ़ा हुआ है। लेकिन जो दूसरी ओर मैंने बताया, वो जो डुप्ले है, मैं जो बात कर रहा था आपसे, वो इतना अधिक महत्वाकांक्षी है कि वो सब इतने से शांत होने वाला नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी। वो एक इतना ज्यादा साम्राज्यवादी था कि उसने बड़ी चालाकी से, मैंने बताया, उसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र वाले पार्ट मद्रास पर अधिकार कर लिया। ये वाला पार्ट था मद्रास पर अधिकार करना, क्योंकि मैंने बताया जो पहले कर्नाटक युद्ध का मूल कारण है, वो कारण क्या है, ऑस्ट्रिया में अधिकार को लेकर होने वाला संघर्ष, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य यूरोप में ऑलरेडी लड़ा जा रहा है। लेकिन जब वो यूरोप में लड़ा जा रहा था, तो ये भारत में भी लड़ा जा रहा है, और जहां जहां अंग्रेज और फ्रांसीसी थे वहां भी लड़ा जा रहा था। तो डुप्ले ने बड़ी चालाकी से क्या किया, जो डुप्ले कौन है, फ्रांसीसी गवर्नर है। कौन है ये डुप्ले, ये फ्रांसीसी गवर्नर है। मैं फिर बता देता हूं आपको, फ्रांसीसी गवर्नर है, आज को वायसराय भी कह सकते हैं आप, जो इतना महत्वाकांक्षी है। इसने बड़ी चालाकी से अंग्रेजों के अधिकार वाले मद्रास पर अधिकार कर लिया, और बस यहीं से भारत में इन दोनों के मध्य संघर्ष शुरू हुआ। और मैं बताऊंगा आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर, कि जो इस समय कर्नाटक का नवाब था, कर्नाटक का नवाब है, उसका नाम था नवाब का, आपको जानना बहुत जरूरी है इस नाम को, वो नवाब अनवरुद्दीन है। कौन है वो नवाब अनवरुद्दीन है। और इस नवाब अनवरुद्दीन ने दोनों कंपनियों को आपस में ये चेतावनी जारी कर दी कि दोनों दखलंदाजी, राजनीति में भागीदारी ना करें और अपने अपने संघर्ष को समाप्त कर लें, संघर्ष को ये समाप्त कर लें, नहीं तो दोनों एक खतरनाक, एक भयावह अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहे। यहां पर डुप्ले ने चालाकी दिखाई, और डुप्ले ने कहा नवाब से कि मैं मद्रास को जीत करके मैं नवाब को दूंगा। किसको दूंगा, मैं नवाब अनवरुद्दीन को दूंगा। चालाकी देखिए, वो क्या कह रहा है, मैं इसको जीत करके नवाब अनवरुद्दीन को दे दूंगा, आपको दे दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने मद्रास को जीत लिया, तो कहीं ना कहीं डुप्ले के मन में खोट आ गया, और उसने मद्रास को देने से मना कर दिया। मद्रास को देने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया है, डुप्ले ने इस क्षेत्र को देने से मना कर दिया। कहा मैं अब क्षेत्र को आपको नहीं देने वाला हूं। इस बात को लेकर नवाब नाराज हुआ। क्या नाम है नवाब का, अनवरुद्दीन नाम है नवाब का। जो अनवरुद्दीन को मना कर दिया डुप्ले ने कि मैं वापस करने वाला नहीं हूं। परिणाम क्या हुआ कि यहीं पर नवाब ने अपनी सेना भेज दी, और वही युद्ध है, यहीं अनवरुद्दीन की, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला, जो अनवरुद्दीन ने, जो नवाब है आपका, ये जो शासक है दक्षिण भारत का, बहुत तगड़ा शासक था ये व्यक्ति आपके, ये कोई मामूली नाम नहीं है। ये आपको लग रहा होगा अभी कि कोई सामान्य नाम है। और अनवरुद्दीन ने अपने 10,000 सैनिक, कितने, 10,000 सैनिक डुप्ले की सेना को, यानी कि फ्रांसीसी लोगों को सबक सिखाने के लिए भेजे। फ्रांसीसी सैनिकों को, फ्रांसीसी सत्ता को चुनौती दे दी उसने, आपके किसने, नवाब की सेना ने, यानी कि नवाब अनवरुद्दीन। मेरी बात आपको बहुत सरल भाषा में समझ में आ रही होगी। नवाब को जब मद्रास नहीं मिला, तो नवाब ने डुप्ले और फ्रांसीसियों सबक सिखाने का निर्णय लिया, और उसने अपने 10,000 सैनिक भेज दिए। और उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि यहीं पर
1746 में एक भयावह युद्ध हुआ जिसे सेंट थॉमे का युद्ध क्या कहते हैं, सेंट टॉमे का युद्ध क्या कहते हैं। मैंने पूछा आपसे शुरुआत में कि सेंट टॉमे का युद्ध कब हुआ, तो मैंने बताया आपको ये युद्ध 1746 में हुआ। इसको आप यहां इंपॉर्टेंट कर लेंगे, और इसको इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं करेंगे कि ये युद्ध फ्रांसीसियो अनवरुद्दीन में हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि इस युद्ध ने कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों की पोल खोल दी, नवाब की पोल खोल दी, भारतीय सैनिकों को दिखा दिया कहीं ना कहीं यहां पर केवल ऐसी मान्यता 230 यूरोपीय सैनिक थे, 230 यूरोपीय सैनिक थे फ्रांसीसी आपके उसमें सैनिक दल में, और कहीं ना कहीं 700 लोग भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे जो फ्रांसीसियों की ओर से लड़ रहे थे। ये थी फ्रांस की सेना, ये थी फ्रांस की सेना। देख लेंगे आप लोग यहां पर कौन है ये फ्रांस की सेना है। मैं कह सकता हूं कि लगभग ये कितने लोग हैं, ये लगभग आपके दोनों जोड़ दिए जाएं तो ये 1000 भी अभी नहीं हो पा रहे होंगे। यानी फ्रांस की सेना में कितने लोग हैं, मैं कह दूंगा इनको, ये लगभग 1000 भी मान लिए जाएं ये सैनिक आपके, तो 1000 सैनिकों ने नवाब के, मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पर भी लिखा है मैंने ऊपर, नवाब के 10,000 सैनिकों को हरा दिया। ये 10,000 सैनिक नवाब के हार गए, यहां पर ये हार गए, यहां पर 10,000 सैनिक हार गए। कितने लोगों से हार गए, ये लगभग 1000 सैनिकों से हार गए। और यहीं पर कहीं ना कहीं डुप्ले की श्रेष्ठता सिद्ध हुई आपके। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह सकता हूं यहां पर कि जो फ्रांसीसी गवर्नर है कौन, डुप्ले, उसका एकाधिकार स्थापित हुआ, और डुप्ले का जो पावर है, डुप्ले की जो शक्ति है, वो यहां पर चरम सीमा पर आ गई आपके, और वो श्रेष्ठता की ओर चला गया। यानी फ्रांसीसियों ने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया इस युद्ध के बाद। तो आप बताएंगे कि जो सेंट थोमे का युद्ध है, यहां बताएंगे सेंट थोमे का युद्ध, इसका परिणाम क्या है, सेंट थोमे के युद्ध का, सेंट थोमे का युद्ध का जो परिणाम है, वो परिणाम किसके पक्ष में है, ये परिणाम है किसके पक्ष में आपके, ये परिणाम है पक्ष में आपके फ्रांसीसियों के। किसके पक्ष में, ये फ्रांसीसी पावर है आपके, ये फ्रांसीसियों के पक्ष में आया, ये इनके पक्ष में आया है परिणाम आपके। और मैं बताऊंगा ऐसे किसने सिद्ध किया अपनी श्रेष्ठता को, डुप्ले ने किया है। लेकिन इस युद्ध का अंत किससे हुआ है, तो मैं बताऊंगा आपको यहां पर। इस प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट जो कर्नाटक वॉर है, फर्स्ट जो कर्नाटक वॉर है आपका ये वाला, मैंने बताया, पुनः फिर बता रहा हूं, 1746 से 48 तक जो लड़ा गया है, इस युद्ध का अंत कब हो रहा है, जब यूरोप के भीतर, मैंने पहले बता दिया, यूरोप में चालू होता है तो यहां चालू हो जाता है, और वहां समाप्त होता है तो यहां समाप्त होता है। जैसे ही आपके एक्स ला शैपल, एक्स ये रहा, बहुत महत्वपूर्ण है, एक्स ला शैपल, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक्स ला शैपल की संधि होती है कहां पर, यूरोप में। कहां हो रही है संधि है, ये संधि यूरोप में हो रही है। अगर ये संधि यूरोप में हो रही है आपके, तो किनके मध्य संधि हो रही है, ये संधि हो रही है आपके फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य। किसके मध्य हो रही है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हो रही है यहां पर, क्योंकि इन्होंने दोनों ने मिलकर के जो उत्तराधिकार का युद्ध था, कहां पर, जो ऑस्ट्रिया के लिए लड़ाया रहा था, उस पर दोनों ने सर्वसम्मति स्वीकृति दे दी, और दोनों एक मत हो गए आपके। जैसे ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध के मामला यहां पर समाप्त हुआ, किससे समाप्त हो रहा है, ये एक्सला शैपल की संधि से। पेपर में आएगा आपके एग्जाम में कि एक्सला शैपल की संधि आखिर किस युद्ध से जुड़ी है, तो आप बताएंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध से एक्सला शैपल की संधि जुड़ी हुई है। और ये संधि कब हो रही है, ये संधि 1748 में हो रही है, 1748 में। और इस संधि जैसे ये हुई, और इस संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ, क्योंकि यूरोप में जैसे ही इन दोनों में आपस में क्या हुई, संधि हुई, तो उस संधि से भारत में भी दोनों शक्तियों के मध्य में आपका दोस्ती हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोस्ती बहुत अल्पकालिक थी, और इसके बाद जो शुरुआत हुई वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत किसकी हुई, द्वितीय, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपका ये ठहराव था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो बड़ा कारण है मैं बताऊंगा आपको कि आखिर ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ है। मैंने अभी बताया आपको आते ही कि 1749 से लेकर के और 54 तक यहां पर युद्ध लड़ा गया है। और मैं बताऊंगा आपको कि आखिर इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण में क्या निहित है, ऐसा क्या हो चला कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो गया आपके, और ऐसे क्या व्यवस्था हो गई, तो मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा।
पहले कर्नाटक युद्ध में सेंट थोमे का युद्ध केंद्र में रहा है, कहीं ना कहीं अनवरुद्दीन की पराजय हुई है, अनवरुद्दीन को नीचे देखना पड़ा है और डुप्ले की श्रेष्ठता स्थापित हुई है। यहां भी कहीं ना कहीं डुप्ले का वर्चस्व देखने को मिला है, लेकिन इसी में डुप्ले का पराभव भी होगा, गिरावट भी आएगी यहीं पर। और मैं बताऊंगा आपको इस कर्नाटक युद्ध में जो बड़ी बात है आपके, जो आपके एग्जाम के लिए जो आपको और विद्यार्थियों से अलग कर देगी, वो बात कौन सी है? वो बात आपके यहां पर है कि इस कर्नाटक युद्ध के लिए जो बड़ी बात इंपॉर्टेंट है वो थी आपके यहां, अब दोबारा से एक क्षेत्र है आपके हैदराबाद। यहां दो सब लोग ध्यान देंगे और इस बात को लिख लेंगे यहां पर, क्योंकि यह बात आप सब बच्चों के लिए बहुत खास है। एक क्षेत्र है हैदराबाद और एक क्षेत्र है यहां पर कर्नाटक में। पुनः बता रहा हूं आपको, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के आपके मूल में क्या है? इन दोनों क्षेत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष, उत्तराधिकार का संघर्ष, ये वाला, इन दोनों क्षेत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष है। इसको आप लिख लेंगे यहां से कि आखिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ क्यों है। तो मैं बता रहा हूं आपको उत्तराधिकार का संघर्ष, क्योंकि जो इस समय हैदराबाद क्षेत्र है, मैंने पहले बता दिया है, इस पूरी क्लास को मैं बहुत सरल शब्दों में और सटीक अंदाज में बता रहा हूं। जो हैदराबाद क्षेत्र है, हैदराबाद क्षेत्र के जो शासक थे वो शासक थे आसफ जाह। क्या नाम है उनका? उनका नाम है आसफ जाह। इन आसफ जाह की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जो संकट शुरू हुआ आपके हैदराबाद में, वो संकट शुरू हुआ है किसको लेकर के? गद्दी को लेकर के। और वो संकट इसलिए शुरू हुआ कि हैदराबाद में दो लोग अपनी अपनी गद्दी की दावेदारी सिद्ध कर रहे हैं। और एक का नाम क्या है? जो आसफ जाह का पुत्र है, क्या नाम है उसका? नासिर जंग। क्या नाम है उसका? नासिर जंग नाम है उसका यहां पर। ये आसफ जाह का पुत्र है। कौन है ये? ये आसफ जाह का पुत्र है। और नासिर जंग का भतीजे का नाम है आपके मुजफ्फर जंग। क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपके मुजफ्फर जंग नाम है उसका। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, मुजफ्फर जंग नाम है उसका। ये मुजफ्फर जंग नाम है इसका। तो जो मुजफ्फर जंग है वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता की, ये कौन है? ये नासिर जंग का भतीजा है और आसफ जाह का पौत्र है। ये बता रहा हूं मैं दोबारा से आपको एक बार, और जो बच्चे नहीं समझ पाए उसको, आसफ जाह की जैसे ही मृत्यु हुई तो ये हैदराबाद में उस समय संकट शुरू हुआ जब आसफ जाह की मृत्यु के बाद नासिर जंग ये शासक बनना चाहता था, जो कि आसफ जाह का पुत्र था। लेकिन इसका जो भतीजा है, ये भतीजा है, ये किसका भतीजा है? नासिर जंग का भतीजा है ये। और ये आसफ जाह का कौन है? ये इसका पौत्र था। कौन है ये? ये इसका पौत्र है। कौन? मुजफ्फर जंग इसका पौत्र है। तो ये दोनों हैदराबाद की गद्दी पर बैठना चाहते थे। नासिर जंग कह रहा है मैं बैठूंगा और मुजफ्फर जंग कह रहा है मैं बैठूंगा। बस यहीं से कहीं ना कहीं संघर्ष शुरू हुआ। मैं बताऊंगा आपको इसी दौर में आपके ये कर्नाटक क्षेत्र में भी एक नया दौर शुरू हुआ। एक और कौन है? अनवरुद्दीन है। मैं पुनः बताऊंगा आपको एक बार और, अनवरुद्दीन जो नवाब है, यहाँ का नवाब है। और दूसरी ओर एक और व्यक्ति था चंदा साहिब। कौन है वो चंदा साहिब व्यक्ति है। ये चंदा साहिब कौन है आखिर? ये बहनोई है। ये बहनोई है नवाब का। ये कौन है? ये नवाब का बहनोई है। नवाब का, नवाब कौन है? अनवरुद्दीन, यानी नवाब का बहनोई है। तो ये बहनोई जो है वो इस गद्दी के लिए दावेदारी कर रहा है। तो अनवरुद्दीन कह रहा है मैं रहूंगा और चंदा साहब कह रहा है तू अयोग्य है, तू कमजोर है, तू कर्नाटक की गद्दी के लिए उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चंदा साहब दावेदारी कर रहा है अपनी और अनवरुद्दीन करना अपनी। अब यार लोचा कहां है? प्रॉब्लम कहां हो रही है? प्रॉब्लम वहां शुरू हो रही है आपके, जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, कि यहां पर प्रॉब्लम यहां शुरू होगी आपके कि जो अनवरुद्दीन है, ये अनवरुद्दीन है, ये वाला मैंने कहा उत्तराधिकार का संघर्ष है यहाँ पर अनवरुद्दीन जो कर्नाटक में। और दूसरा कौन है यहाँ पर? एक व्यक्ति और था नासिर जंग, ये वाला नासिर जंग। इन दोनों को अंग्रेजों ने संरक्षण दे दिया। अंग्रेजों ने बड़े ही चालाक थे, अंग्रेजों ने अपना संरक्षण दे दिया, अपना इनके ऊपर हाथ रख दिया। अंग्रेजों ने क्या दे दिया? इनको संरक्षण दे दिया। ये कहां के दोनों? ये आपके कर्नाटक के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कर्नाटक क्षेत्र की। एक और मैं बात बताऊंगा आपके लिए जो बड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वो बात आपको बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लगेगी यहां से। दूसरा और कौन सा पॉइंट था यहां पर? दूसरा था आपका हैदराबाद। ये रहा, हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही होने वाला आपके। और इस हैदराबाद क्षेत्र में यहां पर ये रहा, मैं बताऊंगा आपको हैदराबाद क्षेत्र में एक कौन है आपके? एक है आपके जो वहां का शासक कौन? मुजफ्फर जंग। कौन है? ये रहा मुजफ्फर जंग है आपके, ये रहा। और दूसरा कौन है? चंदा साहब। कौन है दूसरा? चंदा साहब। मैंने पूरा इनके बारे में बता दिया पीछे आपके। ये भतीजा है आपके किसका? नासिर जंग का।
ये जो मुजफ्फर जंग है, ये वाला, ये व्यक्ति कहां लड़ाई हो रही है? हैदराबाद के लिए। इन दोनों को फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसी हैं जो, उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया, विशेष तौर पर डुप्ले ने अपना आशीर्वाद दे दिया। ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी आपको। जो अनवरुद्दीन है, आपको पूरी कहानी समझ में आ गई हो। जो अनवरुद्दीन है यहां पर, ये कहीं ना कहीं आपके, ये अनवरुद्दीन और नासिर जंग, ये व्यक्ति अंग्रेजों से संरक्षण प्राप्त कर चुके हैं, अंग्रेजों का आशीर्वाद ले चुके हैं। और जो मुजफ्फर जंग है और जो नासिर जंग है, इन्हें फ्रांसीसियों ने अपना आशीर्वाद दे दिया है और इन्हें अंग्रेजों ने आशीर्वाद दे दिया है। बस यहीं से लड़ाई शुरू होती है, और वो ये वही लड़ाई है कि जब दोबारा पुनः वो लड़ाई आरंभ होनी थी, क्योंकि ये उत्तराधिकार का विवाद है और ये ऐसा विवाद था, इस विवाद में कहीं ना कहीं भारतीयों को कोप भाजन बनना पड़ा। और आप देख लेंगे यहां पर, और इसकी शुरुआत उस समय होगी जब आपके, जब कहीं ना कहीं मैं यहां बताऊंगा आपके, डुप्ले ने, यहीं पर डुप्ले ने पुनः, यहां पर डुप्ले ने पुनः क्या किया? आपके जो नवाब है, इस नवाब पर आक्रमण कर दिया। आपके कहां पर? इस पर आक्रमण करवा दिया, और आक्रमण करके कहीं ना कहीं इस नवाब को यहां पराजित होना पड़ा आपके। और वो युद्ध था आपका, यहां बताऊंगा मैं आपको, वो युद्ध है आपके अंबूर का। कौन सा युद्ध है? अंबूर का युद्ध है, अंबूर का युद्ध है आपके। और ये युद्ध यहां पर किसके मध्य लड़ा जा रहा है? फ्रांसीसी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी और नवाब की सेना के मध्य। नवाब की सेना, नवाब कौन है इस समय? अनवरुद्दीन। फिर पुनः युद्ध हो रहा है आपके, और इस युद्ध में कहीं ना कहीं आपके अंबूर के युद्ध में आपके ये पराजित हुआ है आपके यहाँ पर पुनः, और इसमें अनवरुद्दीन मारा गया। यहाँ पर ये आप काम की बात है, यहाँ पर अनवरुद्दीन मारा गया। यहाँ पर कहां? ये रहा अनवरुद्दीन, यहाँ पर मारा गया, यहाँ पर अनवरुद्दीन यहाँ पर मारा गया आपके यहां से। और कहीं ना कहीं जो कर्नाटक क्षेत्र है आपके, वहां पर निश्चित रूप से कौन शासक बन गया आपका? चंदा साहब वहां का शासक बन गया आपके। चंदा साहब, मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर चंदा साहेब है, जो चंदा साहेब है, वो कर्नाटक का शासक बनवा दिया। किसने? आपके डुप्ले ने। ये शासक जैसे बना वहां का, बस यहीं से संघर्ष की शुरुआत हो गई। जब अनवरुद्दीन मारा गया किसमें? अंबूर के युद्ध में, और उसकी मौत हो गई आपके। उसके बाद में इसका लड़का था मोहम्मद अली। ये काम की बात आपके लिए, मोहम्मद अली, ये रहा मोहम्मद अली, अपनी जान बचा करके और कहां पहुंच गया? त्रिचिरापल्ली। त्रिचिरापल्ली पहुंच गया। और त्रिचिरापल्ली में जब डुप्ले की सेना इसका पीछा करते हुए पहुंची, तो डुप्ले की फ्रांसीसी सेना को यहां पर एक पराजय का सामना करना पड़ा त्रिचिरापल्ली में आपके। और वो मोहम्मद अली को कब्जे में नहीं ले पाया। कौन? डुप्ले। और इसके लिए कंपनी ने, फ्रांसीसी कंपनी ने डुप्ले को दोषी माना। यहां पर डुप्ले को दोषी माना कि तुम्हारी वजह से, दोषी माना, तुम्हारी वजह से, दोषी माना, तुम्हारी वजह से ये क्षेत्र त्रिचिरापल्ली हमारे अधिकार में नहीं आ पाया है, इसीलिए डुप्ले को उन्होंने हटा दिया। और यहीं पर काम खराब हुआ। 1754 में कंपनी ने, फ्रांसीसी कंपनी ने यहां पर आपके गोडेहू को, गोडेहू, मैं इसको गधाऊ कहता हूं, गधाए, गोदेहू को नया फ्रांसीसी गवर्नर बना दिया। गोदेहू को, गधे को मैं कहता हूं। फ्रांसीसी जो कंपनी है, उस कंपनी ने डुप्ले को यहां से हटा दिया, कहा आप जाइए और वापस लौट के फ्रांस आइए, आपकी वजह से त्रिचिरापल्ली नहीं मिला है, आपकी नीतियां सही नहीं है, आपकी नीतियों के चलते ही कहीं ना कहीं फ्रांसीसी सेना को पराजय देखनी पड़ रही है, इसलिए आप बैक टू होम वापस आइए। और उसके स्थान पर गोडेहू को फ्रांसीसी कंपनी का नया गवर्नर बना दिया। देख रहे होंगे यहाँ पर, ये गवर्नर कब बनना है? 1754 में बनना है। और अंततः दोनों के मध्य, यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कहीं ना कहीं एक संधि हो जाती है आपके। और वो संधि होती है 1755 में ये संधि हो जाती है। और इस संधि के फलस्वरूप दोनों के मध्य ये कर्नाटक युद्ध का भी अंत हो जाता है आपके। ये युद्ध का, कर्नाटक युद्ध का भी अंत हो जाता है। यहाँ से कर्नाटक युद्ध का ये कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा मैं आपको, इसका अंत हुआ, खात्मा हुआ। और दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो कर्नाटक में कौन है जो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था, जो उसका कौन बताया मैंने आपको, एक था आपके कर्नाटक क्षेत्र में अनवरुद्दीन है, और दूसरी ओर कौन है, वहां का उसका जो नवाब है आपके, कौन? चंदा साहब, वो लड़ाई लड़ रहे हैं आपके। और यहीं पर एक बड़ी कहानी उस समय सिद्ध हुई आपके। नासिर जंग को गद्दी पे नहीं बैठने दिया।
मुजफ्फरनगर गद्दी बैठ गया, कहां पर, हैदराबाद में। तो भले ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपके यहां पर अंग्रेजों ने समाप्त कर लिया हो, लेकिन पहले कर्नाटक और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की श्रेष्ठता रही है आपके, लेकिन अंत होते होते कहीं ना कहीं अंग्रेज भी अपने आप को स्थापित करने में कामयाब रहे। मैं एक बात बताऊंगा आपको यहां पर कि यहां पर एक संधि हुई है आपके त्रिचरापल्ली के युद्ध में। एक अंग्रेज था, उसका नाम था लॉरेंस, एस लॉरेंस नाम का अंग्रेज था। एस लॉरेंस ने ही फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था आपके त्रिचरापल्ली के युद्ध में। फ्रांसीसी सेना की जो पराजय हुई थी वो इसके नेतृत्व में हुई है। तो आप कई बार देख लेना, कई बार पूछ सकता है आपके कि इसमें किसमें युद्ध जीता है। तो ये एस लॉरेंस ने युद्ध जीता था फ्रांसीसी सेना को पराजित करके। अब यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है आखिर वो क्यों हुआ, तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो क्यों लड़ा गया आपके यहां से कर्नाटक युद्ध है। तो वो तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा जा रहा है जो उस समय लड़ा गया, आपको मैंने बताया है 17 यहां पर 56 से 63 तक, क्योंकि इस युद्ध को मैंने क्या नाम दिया अभी आपके इतिहास में, इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। आप देख भी रहे होंगे ये 7 साल हो रहे हैं इस युद्ध को, इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध की जो शुरुआत हो रही है वो उस समय हो रही है जब कर्नाटक के भीतर कहीं ना कहीं इस समय एक गवर्नर आया, फ्रांसीसी नया गवर्नर आया आपके, और वो फ्रांसीसी गवर्नर और कोई नहीं है, यहाँ 1756 में एक न्यू गवर्नर आया है यहां पर, और यहीं से शुरुआत हो जाएगी। और वो न्यू गवर्नर कौन है, काउंट डी लाली। क्या नाम है, काउंट डी लाली, उस गवर्नर का नाम है काउंट डी लाली नाम का एक न्यू गवर्नर आया है। वो गधे के स्थान पर, गोडेहू के स्थान पर आया है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं गोडेहू को मैं गधा कह रहा हूं आपके, डुप्ले का जाना और गधे का आना, गधा माने गोडेहू का आना फ्रांसीसी अवसान के लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं एक ऐसा कारण बन गया। और जब 1754 में या 56 में ये जो आपके काउंट लाली जो गवर्नर बनाए, काउंट लाली ने क्या किया, आते ही तंजौर पर, तंजौर क्षेत्र है ये वाला, तंजौर क्षेत्र पर यहां पर अपना एकाधिकार जमाया। और आते ही उसने क्या किया, यहीं पर एक क्षेत्र था इस समय, आते ही फोर्ट डेविड, दक्षिण भारत में फोर्ट डेविड नाम का एक किला था और इस किले पर उसने कब्जा कर लिया। ये कब्जा, ये किला किसके अंडर में, ये किला अंग्रेजों के पास था। अंग्रेजों के किले पर इसने कब्जा कर लिया आपके, किसने कब्जा कर लिया आपके, काउंट डी लाली ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ऐसे। और तंजौर का शासक है, इस शासक को धौंस दिखाने लगा और इस पर क्या किया उसने, 60 लाख रुपए बकाया, कहा मुझे 60 लाख रुपए तुम्हें देना है, 60 लाख रुपए बकाया घोषित कर दिया इसके ऊपर आपके, किसने, काउंट डी लाली ने। बस यहीं से इस संघर्ष की शुरुआत हुई। और कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे वो इस समय अलर्ट थे, अंग्रेज हावी हो रहे थे, क्योंकि ये वही दौर था जब भारत में 1756 में, 56 के बाद बड़ी प्रभुता स्थापित हो रही थी अंग्रेजों की। और अंग्रेज यहीं पर, आपको याद आ गया होगा 1757 के युद्ध में, यहां पर के युद्ध में, यानी कि कौन सा युद्ध है वो, इतिहास का प्लासी का युद्ध है। कौन सा युद्ध है वो प्लासी का युद्ध है। और वो अपनी श्रेष्ठता को बंगाल में सिद्ध कर चुके हैं और सिराजुद्दौला को पूरी तरह से पराजित करके उसकी हत्या करवा चुके हैं आपके, पराजित कर दिया और उसकी हत्या भी करवा चुके हैं आपके। तो बंगाल में उन्होंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है और उन्हें जो धन प्राप्त हुआ बंगाल से, विशेष तौर पर जो क्लाइव है, ये वाला जो क्लाइव है, क्लाइव ने जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, कहां पर, बंगाल में। ऐसा कहते हैं लोग कि जिस डुप्ले ने भारत में अपनी फ्रांसीसी कंपनी के लिए जिस धन को फ्रांस मद्रास में खोजा, उस सोने की चाबी को क्लाइव ने बंगाल में खोज निकाला, बंगाल में ढूंढ निकाला। और उस सोने की चाबी से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए न सिर्फ व्यापार के द्वार बल्कि भारत में राजनीतिक प्रतिष्ठा के, राजनीतिक स्थापना का केंद्र द्वार खोल दिए और राजनीतिक व्यवस्था की यहां पर स्थापना हुई। वो डुप्ले ही था जिसने उस सोने की चाबी को बंगाल में खोज निकाला। जब प्लासी के युद्ध में 1757 में इनकी विजय मिल गई आपके, तो इस समय एक बहुत श्रेष्ठ एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम था, अंग्रेज सेनापति है, ये बहुत ताकतवर है और बहुत तेज भी है, चालाक भी है, कई स्थानों पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर चुका है। और नाम क्या है, आयरकूट। क्या नाम है, आयरकूट नाम है इसका। और इस आयरकूट ने कहीं ना कहीं, मैं आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण लिख रहा हूं, 1760 में यहां पर वांडीवास के युद्ध में, कौन से युद्ध में, वांडीवास के, देखने के लिए ये वांडीवास का युद्ध है। यहां सही अर्थों में इन्होंने वॉश कर दिया इनको, और ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया एक निर्णायक युद्ध है।
और इस वॉन्डिवॉस के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण वॉन्डिवॉस के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजय हुई और अंग्रेजों को विजय मिली। ये वही युद्ध है जिस युद्ध ने अंग्रेजों की श्रेष्ठता को स्थापित कर दिया और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजय कगार पहुंच गए और इस वॉन्डिवॉस के युद्ध ने वॉश कर दिया, इनको हरा दिया पूरी तरह से, इनका सुपड़ा साफ हो गया यहीं से। और यहीं पर इन अंग्रेजों ने 1761 में, जो बहुत आपके लिए कल भी बताया थोड़ा सा मैंने, 1761 में इनके मुख्यालय यानी कि पौंडचेरी पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया इस पर। और जो इनकी अन्य बस्तियां हैं, कौन सी, जिंजी क्षेत्र है, माहे क्षेत्र है, करायकल क्षेत्र है, ये रहा करायकल क्षेत्र है, करायकल क्षेत्र है, इन सब पर भी इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। किसने, अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया आपके। और कहा आपको यहां से जाना पड़ेगा, आपको हटना पड़ेगा, पूरी तरह से ये कब्जा कर चुके हैं, चाहे जिंजी है, माहे है, करायकल है और पौंडचेरी इनका मुख्यालय था, इस पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है। अंग्रेजों की प्रभुता सिद्ध हुई है, अंग्रेजों की श्रेष्ठता सिद्ध हुई है। लेकिन अंत में कहते हैं अंत भला तो सब भला, अंत जब हुआ तो जैसे ही यूरोप में, मैं फिर बताऊंगा आपको, यूरोप क्षेत्र में पुणे, मैंने बताया यूरोप में जब जब संघर्ष चालू होता है तो वो संघर्ष भारत पर भी या इनकी अन्य कॉलोनी में दिखाई देता है। और फ्रांसीसी और अंग्रेजों में पुणे, यूरोप में आपके या अंग्रेजों में पुणे आपके, वहां पर एक संधि स्थापित हुई और संधि का परिणाम भारत में भी देखने को मिला। और अंत क्या हुआ, यहां पर कहीं ना कहीं 1763 में इन अंग्रेजों ने, यहां पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पौंडचेरी को पुनः वापस दे दिया। ना सिर्फ पौंडचेरी दिया बल्कि इनकी अन्य बस्तियां, विशेष तौर पर इनकी अन्य बस्तियों में माहे भी शामिल है, ये वाला अन्य बस्तियों में करायकल भी शामिल है, ये रहा करायकल भी शामिल है। और अन्य बस्तियों में इनका यनम भी शामिल है, आपके यनम भी शामिल है, जिंजी भी शामिल था। इन क्षेत्रों को इस शर्त पर सौंप दिया कि आप यहां पर किसी प्रकार की कोई किलेबंदी नहीं करेंगे। यानी किलेबंदी का मतलब है मेरा, आप यहां पर फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे किसी प्रकार से। अगर आपने किलेबंदी की तो इस संधि को टूटा हुआ मान लिया जाएगा। इस शर्त पर इनको इसको वापस कर दिया इन क्षेत्रों पर। तो मैं कह सकता हूं कि अंग्रेजों का जो अधिकार, जो फ्रांसीसियों का अधिकार है, वो केवल अब सीमित क्षेत्र पर हो गया, पौंडचेरी, करायकल, माहे तक रह गया। और इस युद्ध ने, मैंने बताया वॉन्डिवॉस के युद्ध ने, भले ही युद्ध 1763 में समाप्त हुआ, पूरी तरह से 1763 में क्षेत्र वापस कर दिए गए, लेकिन इन क्षेत्रों की किलेबंदी नहीं कर सकते हैं। और मैं अंत में बताना चाहूंगा आपको कि ये फ्रांसीसी कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेजों के जाने के 7 वर्ष तक भी भारत में बने रहे। और मैंने कहा इन पौंडचेरी जैसे क्षेत्रों पर जो कि फ्रांसीसी हैं, ये अपनी अधिकारता 1954 तक बनाने में कामयाब रहे। और अंत में भारत सरकार के सैनिकों ने, भारत सरकार ने इन्हें 1954 में खदेड़ा, इनको भगाया यहां से। यद्यपि फ्रांसीसी सरकार इन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इन्हें पौंडचेरी को छोड़ना पड़ा, करायकल को छोड़ना पड़ा, माहे को छोड़ना पड़ा और इन्हें यहां से जाना पड़ा। तो मैं कहूंगा अंत भला तो सब भला। 3 कर्नाटक युद्ध हैं, आपको एग्जाम आएगा कर्नाटक युद्ध किस किसके मध्य हुए, तो आप बताएं तीनों कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए। तीनों युद्धों का बड़ा महत्व है। आपके एग्जाम में 2-3 कुछ युद्ध बताए मैंने, एक बताया मैंने आपको वॉन्डिवॉस का युद्ध, एक सेंट थॉमे का युद्ध। कुछ युद्ध लगाने के लिए आएंगे, इन युद्धों को आप भूलेंगे नहीं। मैं पुनः एक लाइन बता देता हूं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बड़े महत्वपूर्ण है। इन युद्धों को आप लोग मेरे कहने से लड़के याद करके जाएंगे। एक युद्ध है प्लासी का, मैं पीछे एक वीडियो में बता चुका हूं आपको, पुनः एक बार और बता रहा हूं, शायद आप लोग याद कर लें। प्लासी का युद्ध है, यहां से सेंट थॉमे का युद्ध है, सेंट थॉमे का युद्ध है, बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है सेंट थॉमे का। ये वाला सेंट थॉमे का ऊपर आ जाएगा आपके। और इसके बाद ये वाला सेंट थॉमे का युद्ध है, शायद आपके माइंड में आ जाए यहां से। इसके बाद एक युद्ध है अंबूर का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? अंबूर का युद्ध है। ये सब लगाने के लिए आएंगे आपके एग्जाम में। और इसके बाद एक आपके यहीं पर बेदरा का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? बेदरा का युद्ध है। और एक बांडीवास का युद्ध है, वॉन्डिवॉस का। और अंत में एक बक्सर का युद्ध है, आपके बक्सर का युद्ध है। ये सारे युद्ध आपके एग्जाम में लगाने के लिए आएंगे। ये मैंने पेपर में वाले क्वेश्चन बता दिए आपको। क्वेश्चन आएगा कि आपके सेंट थॉमे का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है, तो इसको आप देखकर जाएंगे। तो मैंने बताया 1740
6 में कर लेंगे इस क्वेश्चन को। यहां से अंबुर का युद्ध 70-40 यहां पर 9 में कर लेंगे यहां से। प्लासी को 1757 में कर लेंगे यहां से। और बेदरा का युद्ध है जो आपके वो 70-59 में कर लेंगे यहां से। और जो वॉन्डी वॉस है वो 1760 में कर लेंगे। और जो बक्सर है 1764 में कर लेंगे। इन सारे युद्धों को आप लोग मेरे कहने से याद करके जाएंगे। जो सारे विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सेंट थॉमे का युद्ध, अंबुर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बेदरा का युद्ध, बॉन्डी वॉस का, बक्सर का, किस किस के मध्य हुए मैंने बताया कल। बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ है, इन युद्धों को भी याद कर लेंगे। सेंट थॉमे का 1740 में हुआ है। अंबुर का युद्ध 1749 में हुआ है। कल मैं इस पढ़ाई की पंचायत में एक नए चैप्टर के साथ, थर्ड चैप्टर के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक इस पंचायत में आप बने रहेंगे। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं एक नए चैप्टर के साथ इसी पढ़ाई की पंचायत में आपसे पुनः कल मिलूंगा एक नई वीडियो में। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो थर्ड चैप्टर होगा बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन इन कर्नाटक के युद्धों को आप रट कर जाएंगे। और इन युद्धों को मैंने बताया जो आपको क्रम में लगवाया है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्रम में ही पूछे जाते हैं, क्रम में ही बार बार आते हैं, इसलिए आप भूलेंगे नहीं। इन युद्धों को ईयर सहित याद करेंगे आपके, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।